नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार बिहार के लोगों को वोटिंग से पहले पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था, नरसंहार होते थे। उधर जेडीयू आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार के पिछले 15 साल के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं और उनको बहस की चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग नीतीश सरकार से नाराज हैं और तेजस्वी ने आज चिराग पासवान को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला और कहा कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग को लेकर नीतीश का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने चिराग पासवान के साथ ठीक नहीं किया है। चिराग पासवान मोदी राग छेड़े हुए हैं, बीजेपी का साथ छोड़ने को वो तैयार नहीं है। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है जब बीजेपी चिराग के करीब चली जाए? ये भी एक सवाल है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, बहुत दिलचस्प है, बिहार में दो युवा एक दूसरे का समर्थन भी कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि चिराग पासवान जो हैं वहां से बीजेपी की कैंडिडेट जो जमुई से हैं श्रेयसी, उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। नीतीश कुमार पर ये दोनों ही मिलकर हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो। बीजेपी इनसे दूरी बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ये बीजेपी के करीब से करीब बार बार आते हुए खुद को बता रहे हैं, अपने को हनुमान भी बता चुके हैं। ये तो बहुत दिलचस्प चल रहा है। आज क्या और इंटरेस्टिंग रहा दिन भर बिहार चुनावों को लेकर? देखिए, जैसा कि सबसे पहले तेजस्वी आजकल हर दिन बिहार की राजनीति का एजेंडा सेट करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले न केवल नीतीश कुमार को अपने कार्यकाल के किसी भी एक काम पर सार्वजनिक रूप से डिबेट कराने की चुनौती दी, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह डाला कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार का जो रवैया रहा था, क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीटीवी इंडिया को, मनोरंजन भारती को अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब वो अपने पिता के शव लेकर पटना लौटे थे, पटना आए थे, तब नीतीश कुमार ने न केवल उनको बल्कि उनके माताजी को भी काफ़ी उपेक्षा किया, उनसे बातचीत तक नहीं की। जबकि तेजस्वी यादव जाकर उनका पैर छुआ था, सारे परिवार के लोग से मिले थे। तो आज तेजस्वी ने कहा कि ये गलत कदम था। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार अपनी रैलियों के अलावा सार्वजनिक रूप से इस बार मीडिया से कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखते हैं और वो इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन हाँ, एक बात साफ हुई कि 2 दिनों पहले चिराग पासवान ने जब अपना दूसरा और तीसरा सूची जारी किया था, तो तेजस्वी यादव की सीट पर उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जिसके बाद बीजेपी के नेताओं को ये लगने लगा कि तेजस्वी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उस उम्मीदवार को दिया गया, क्योंकि वो जिस राजपूत जाति से आते हैं उसका जो वोट होता है वो निर्णायक होता है। और चिराग ने यह कैंडिडेट देकर एक तरह से भाजपा का खेल बिगाड़ दिया है। लेकिन साथ ही साथ उसी दिन बीजेपी की जो जमुई से उम्मीदवार है श्रेयसी सिंह, उसके पक्ष में उन्होंने जानबूझकर ट्वीट किया कि श्रेयसी की भी जीत वो चाहते हैं, क्योंकि जमुई में जो स्थानीय राजनीति है उसमें श्रेयसी का जीतना चिराग की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगमा। मनीष, हमारे साथ इस वक्त नितिन नवीन जुड़ रहे हैं जो बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो अपनी इस राजनीति में शुरुआत कर रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं। लव सिन्हा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप भी अगर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो ज़रूर पूछिएगा, पर पहले मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, नितिन नवीन, आप बीजेपी उम्मीदवार हैं बांकीपुर से। यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बांकीपुर असेंबली सीट जो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट, त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? क्योंकि यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा के लड़के लव सिन्हा भी खड़े हैं और एक नई पार्टी है प्लूरल्स पार्टी, जिससे पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, जो ये उम्मीद लेकर लोगों को दिला रही हैं कि वो किस तरह बदलाव चाहती हैं, युवा हैं, बाहर से पढ़कर आई हैं। तो ये मुकाबला आपके लिए कितना मुश्किल होगा? याद ये भी रखना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट्री सीट जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा की रही है, ये पटना साहिब के अंतर्गत आती है और वो यहाँ से बार बार जीते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी की टिकट पे जीते हैं। देखिए, जहाँ तक इस सीट की बात है, तो इस सीट का ट्रैक रिकॉर्ड आपको जरूर पता होगा। ये भाजपा का सीट है और स्पष्ट रूप से भाजपा के लोगों ने इसको मेहनत करके बनाया है। और जहाँ तक आपने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी का है, तो निश्चित रूप से हमारे सांसद रहे थे और 2019 का चुनाव भी आप सभी के सामने जेहन में होगा
कि 2019 का रिजल्ट क्या रहा और जी। जनता ने किस प्रकार से मैंडेट दिया। अब जबकि चुनाव आपके हिसाब से जो त्रिकोणीय लग रहा है, मुझे तो कोई कोण नहीं लग रहा है। मैं तो यही देख रहा हूं कि जो पिछले बार का चुनाव का अंतर था मेरे जीत का, और जिस प्रकार से जनता का स्नेह और विश्वास मुझे मिल रहा है, हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो जो ये पूरी उम्मीद है कि इस बार हमको उस आशीर्वाद में इजाफा ही होगा, कोई कमी नहीं आने वाली है। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, बड़े स्टार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और यहाँ से बार बार सांसद चुने गए। ये सही है कि 2019 के चुनाव में उनको रविशंकर प्रसाद ने हराया, लेकिन आपको क्या आप कह रहे हैं कि कोई भी कोड नहीं है, वो आपको बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं दे सकते? कि जो भी लोग भी हैं सबका स्वागत है, सब बिहार के लोग हैं, अपने भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन मैं भी पटना का बेटा हूँ। तिरमोहानी और पटना की गलियों में ही बचपन बीता है, और हम लोगों ने भी पढ़ाई जरूर बाहर करने गए, लेकिन पटना के लोगों से और उसके उसी से हमेशा जुड़ाव रहा। और 2006 के बाद से, जब से मैं राजनीति में आया पिताजी के मृत्यु के बाद, तब से मैं आज तक अपने आप को जनता से जोड़ कर रखा हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे अपने जनता के साथ जो मेरा संबंध है उस पर विश्वास है, और जिस प्रकार से अभी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे पूरा लग रहा है कि इस बार आशीर्वाद का, ठीक है, ये पिछली बार का बांकीपुर की जो सीट है असेंबली सीट, वो बहुत दिलचस्प होगी। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी, लव सिन्हा, और आप मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपको लग रहा है ये त्रिकोणीय मुकाबला, और आपको अगर सवाल पूछना चाहें नितिन जी से? देखिए नितिन, तो उनके लिए बांकीपुर में कोई खासी चुनौती नहीं है, लेकिन नितिन नवीन बीजेपी के संगठन में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है कि इस बार ग्राउंड पर बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों इतना ज़्यादा लग रहा है कि सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं? नहीं मनीष जी, मैं आपके बात से उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने विधानसभा क्षेत्र को देख रहा हूँ, और हमारे हर कार्यक्रम में जेडीयू के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो या हमारे आशीर्वाद समारोह जो नॉमिनेशन का था, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देखिए, ये एक तरह की फीलिंग डेवलप की गई है अपोजिशन के द्वारा कि जदयू भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर नहीं ठीक चलता होता तो हमारा अलायंस इतना प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ा होता जी। और मैं ये अंदर खाने स्पष्ट करता हूँ कि हम लोग तो वर्कर टू वर्कर कनेक्ट कर रहे हैं। एक एक जेडीयू का वर्कर बीजेपी के सीटों पे अपने आ रहा है कि मैं खुद मदद करने को तैयार हूँ, कहाँ क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उस चीज में कोई परेशानी है। नितिन जी, आपसे मेरा एक दूसरा सवाल है कि पटना शहर की सभी सीटें आप लोग 20 से 25 साल से जीत रहे हैं, लेकिन पटना जो केंद्र सरकार की स्वच्छता का जो मापदंड है उसमें सबसे फिसड्डी यानी कि नीचे से सबसे फर्स्ट क्यों आता है? ऐसा क्यों है? आपके पास नगर विकास मंत्रालय है, आप लोग सारे विधायक हैं, आपके मेयर हैं, आपके नगर विकास मंत्री हैं, उसके बावजूद पटना शहर इतना गंदा क्यों है? देखिए सर, मनीष जी, आप इस पटना के सफर को भी आपने देखा है, पटना में क्या स्थितियां थी और आज जो चीज कह रहे हैं। नितिन जी, इससे मैं जोड़ दूं, हम सब पटना को जानते हैं, पटना के हैं। पटना उसके पहले बहुत अच्छा भी था। अगर पिछले आप कहेंगे कि आरजेडी के समय में पटना की क्या हालत थी, पर अब जो पटना की हालत है उसमें क्या इतना सुधार आ गया? मैं दो ही बात बोलूंगा आपको, उस पर मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ। इसी पटना में नगर निगम की जब गाड़ियां चलती थी तो आधा कूड़ा सड़कों पे होता था, आधा कूड़ा ट्रैक्टर पे होता था। आज घर घर से हम पूरा उठा रहे हैं, ये हमारा परिवर्तन है। इसी पटना की गलियों में पूरा अंधेरा हो जाता था, जब कहीं कोई लाइट अगर घर वाले बंद कर दे या बाजार का लाइट बंद हो जाए। आज 20 करोड़ ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति काफी अच्छी हो गई है। अब प्रशासन जो काम होना चाहिए, साफ सफाई है पटना में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन नवीन जी, हमसे बात करने के लिए। बांकीपुर से उम्मीदवार हैं और जैसा मनीष भी कह रहे हैं कि वहां पर बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, शायद यहाँ पर उनको टक्कर देने के लिए लव सिन्हा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद आपका मनीष, धन्यवाद आपका नितिन जी। और आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे।
बलिया में सरकारी राशन की दुकान के आवंटन में हत्या के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उधर आज उसके समर्थन में करनी सेना भारत ने वहां प्रदर्शन किया है। पुलिस ने उन्हें हत्यारोपी के घर नहीं जाने दिया। सेना के अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ 4 लोगों को वहां जाने की इजाजत मिली है, इसलिए अब 4 क्षत्रिय लोग ही उनके घर भेजे जाएंगे क्योंकि वो अपना खून है। बलिया हत्याकांड का आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह जेल चला गया। उसका मेडिकल कराया गया, फिर अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। उसके ऊपर हत्या के अलावा बलवा वगैरह करने की भी FIR है। उसके वकील कहते हैं कि उसकी जमानत में थोड़ा वक्त लग सकता है। यहाँ पे दरखास्त पड़ेगी, CM साहब की है, इनका जुडिक्शन नहीं है, खारिज कर देगा। उसके बाद जिला जज के दाखिल होगा, वहाँ बेल पे बहस होगा, जो होना होगा वहीं होगा। मामला बहुत गंभीर है और मीडिया ट्रायल है, इसलिए जो है यहाँ से बेल होने की संभावना है कम। गाड़ी के बोनट पे ये करनी सेना भारत के अध्यक्ष वीरू भैया हैं। इनके चारों तरफ मौजूद पुलिस इनकी मददगार नजर आती है। आमतौर पे किसी हत्याकांड में लोग मरने वाले के घर श्रद्धांजलि देने जाते हैं, लेकिन ये मरने वाले पिछड़ी जाति के जयप्रकाश पाल के यहाँ नहीं, बल्कि सजातीय हत्या आरोपी धीरेन्द्र प्रताप के घर जाना चाहते थे। पुलिस ने रोका और 4 लोगों को जाने की इजाज़त दी। इनका कहना है कि इनकी तरफ से सिर्फ क्षत्रिय लोग ही भेजे जाएंगे। हम लोगों को 4 लोगों को परमिशन मिली है और 4 लोगों में समाज का कोई भी 4 जाएगा। जरूरी नहीं कि वीरू सिंह जाए या कोई सिंह जाए, कोई भी सिंह जाएगा। समाज का जो भी भाई है उसको, मुझे ये है कि मेरा ब्लड जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, वो मेरी बात करेगा। और ये बलिया बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो डब्लू भैया यानी हत्या आरोपी धीरेन्द्र प्रताप के लिए कल नारेबाजी कर रहे थे। कहते हैं कि हत्या आरोपी के संघर्ष में ये उसके साथ हैं। बीजेपी के स्थानीय MLA सुरेंद्र सिंह भी हत्या आरोपी की पैरवी करते रहे हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन बीजेपी विधायक जो मौके पे मौजूद भी नहीं थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि हत्या आरोपी ने अपने बचाव में गोली मारी थी। यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। अपराध समाज में हमेशा होते रहे हैं और शायद हमेशा होते रहेंगे, लेकिन हाथरस से लेके बलिया तक जिस तरह रेप के आरोपियों से लेके हत्या के आरोपियों तक को बचाने के लिए उनके सजातीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच करने वाली एजेंसियों और सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बलिया में करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी कड़ी नाराजगी जताई और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। पार्टी नेताओं ने विरोध स्वरूप 2 घंटे का मौन रखा। शिवराज सिंह ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहा है कि कमलनाथ को तमाम पदों से हटाया जाए। कमलनाथ का कहना है कि वो किसी का अपमान नहीं करते, बस सच्चाई के साथ पोल खोलते हैं। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर पूरी बीजेपी हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ तो ग्वालियर इंदौर में दूसरे बड़े नेता 2 घंटे मौन पर बैठे। मौन तोड़ा तो कांग्रेस पर हमला किया। मुझे आपने नालायक कहा, घुटना टेक कहा, कलाकार कहा, नंगा भूखा कहा, मैंने आपत्ति नहीं की। लेकिन एक अनुसूचित जाति के गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करने के बाद अपने परिश्रम और सेवा के बल पर मंत्री के पद तक पहुंची एक बहन के खिलाफ तुमने टिप्पणी की। उसके बाद अफसोस का
एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकला। बेशर्मी की हद है ये। अब आप उस अमर्यादित टिप्पणी की परिभाषा बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। कभी कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं और अब पाला बदलकर कमल पकड़ने वाली इमरती देवी ने भी अपने पुराने मुखिया को खूब खरी खोटी सुनाई। मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। वहीं खंडवा पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के मौन पर कांग्रेस हमलावर हुई। इमरती के नाम पर नहीं, खंडवा में सिंधिया की रैली में एक बुजुर्ग किसान की मौत के मामले में। वो घटना मेरे समक्ष नहीं घटी थी, मेरे आने के कई घंटे पहले घटी थी, लेकिन फिर भी पहला कदम किसी का नाम लेने के पहले मैंने 2 मिनट का मौन, उनके प्रति श्रद्धांजलि मैंने अर्पित की। 1 मिनट का मौन धारण करने की घोषणा हुई मंच से, और 27 सेकंड बाद सिंधिया जी बोल उठे। 1 मिनट का मौन आप इस देश के, प्रदेश के किसान के सम्मान में नहीं रख सकते। एक आप उस सड़क पे उतरने की बातें करते थे, लेकिन उस किसान के जो है पार्थिव शरीर को सम्मान देने के लिए आप मंच से नीचे नहीं उतर पाए। ऐसे ढोंगियों और पाखंडियों के खिलाफ जो है धरने पे बैठना चाहिए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है, वोट डाले जाएंगे 3 नवंबर को। ये सारी सियासी कसरत इसी के लिए हो रही है। कोई महिला के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर मौन रख रहा है तो किसी को ऐतराज़ है कि किसान की मौत पर पूरा मौन क्यों नहीं रखा। फिलहाल पब्लिक मौन भाव से सब कुछ देख रही है, वो बोलेगी 3 नवंबर को, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये भी तो सब जानती है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने आज खेती कानूनों को लेकर चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के चलते सदन को कल तक स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक विधेयक लेकर आए हैं, जिसे चर्चा और मंजूरी के लिए कल सदन में पेश किया जाएगा। हमारे साथ मोहम्मद गजाली हैं। इसके ऊपर लगातार खेत कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, साथ साथ 2 दिवसीय विशेष सत्र भी शुरू हो चुका है। ये पूरा विरोध प्रदर्शन और इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, गजाली, वो आपको क्या लग रहा है कि किसी मुकाम तक पहुंच रही है? किस दिशा में जा रही है ये? देखिए, अगर आज दिन भर की कार्रवाई की बात करें तो 2 दिन का स्पेशल सत्र कहा गया था, लेकिन सत्र जो है 11 बजे शुरू होकर करीब 1 बजे खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी और अकाली दल के विधायक हैं वो ये मांग कर रहे थे कि जो भी केंद्रीय कृषि कानून को निगेट करने के लिए, खंडन करने के लिए, बाईपास करने के लिए आप जो भी बिल ला रहे हैं या रिजोल्यूशन ला रहे हैं, उसके कंटेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। यही दोनों मुख्य विरोधी पार्टियों की डिमांड थी सरकार से। सरकार ने वो बात नहीं मानी। सरकार का कहना था कि वो लेके आ रहे हैं, कंसल्टेशन प्रोसेस में है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ। अब अभी भी उसके बाद ये होता है कि सदन जो है कल तक के लिए 10 बजे तक के लिए मुलतवी हो जाता है या एडजर्न हो जाता है। उसके बाद अकाली दल के जो विधायक हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि कल का जो आखिरी दिन है सत्र का, क्या वो आखिरी दिन ही होता है या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लोग जो हैं उसको एक दिन और बढ़ाते हैं, और क्या कौन सा बिल आएगा। क्योंकि जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स से हमने बात की, उनका यही कहना है कि अगर केंद्र ने कोई कानून बनाया है
तो राज्य या प्रदेश जो है उसको ओवर रूल नहीं कर सकता है। तो क्या कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक रिजोल्यूशन पास करेंगे या कोई नया कानून लेके आएंगे, इस पे अभी भी रहस्य बना हुआ है। और इसी वजह से विरोधी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो सबसे दिलचस्प बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ या केंद्र सरकार के साथ कोई डील कर रहे हैं या उनके साथ मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है कि दरअसल हो क्या रहा है पर्दे के पीछे, और ये खुद उनकी पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, अमरिंदर सिंह की पार्टी के लोग। शुक्रिया आपका गजाली। इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात दिवाली की। दिवाली आने वाली है और उस मौके पर बाजार का अब क्या हाल है। लॉकडाउन के समय अपने गांव की ओर प्रवास करने वाले मजदूर अब धारावी में दोबारा लौट रहे हैं, पर पहले जैसा ना ही काम है ना ही पैसा। ऐसे में स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी सहयोग से धारावी में कोरोना के मामलों में कमी लाने की भी कोशिश की जा रही है। मुंबई के घनी आबादी वाले धारावी इलाके में जब भी कोई संगठन की ओर से खाना या राशन बांटने का काम शुरू होता है, लोग इसी तरह खाना लेने आ जाते हैं। लॉकडाउन के बाद से ही धारावी के कई लोगों के पास काम मौजूद नहीं है। सिलाई का काम करने वाले मोहम्मद फारूक लॉकडाउन के समय गांव जाने को मजबूर थे। अब लौटे हैं, पर ना ही पहले की तरह काम है ना पैसा। ऐसे में इस तरह से मिलने वाले मदद से उनका कुछ पैसा बच जाता है। पैसे उधार लेके गए थे और ट्रक से हम लोग गए थे। रास्ते में बहुत दिक्कत हुई थी, कहीं कहीं कुछ सहूलियत था, कहीं कहीं नहीं था। अभी भी उधारी है और काम की दिक्कतें चल रही है। यही हाल जन्नतुल निशात का है। ये खाना बनाने का काम करती हैं, पर अब कोई खाना खाने नहीं आता है। स्थानीय लोगों और संगठन की ओर से इन्हें खाना और राशन दिया जा रहा है, जिसके वजह से मुश्किल से घर चल जाता है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। क्या हुआ था? थोड़ा बहुत तो राशन वाशन मेरा दे दिए, उसी में चल रहा था कैसा भी करके। अभी तो वैसे ही है, बस अभी 2-4 लोग खाने वाले मिले, बस उसी में कैसा भी करके चला रही हूँ घर। और ये घर भाड़े से है, 5000 भाड़ा, इसका बहुत अभी तो तकलीफ ऐसी है, क्या करूँ फिर। कोरोना की शुरुआत में तेजी से बढ़ रहे मामलों के कारण धारावी सुर्खियों में रही, पर इलाके में कोरोना के मामलों को कम करने में स्थानीय मौलवियों का बड़ा हाथ रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में मौलवी घूम घूम कर लोगों से कोरोना के बचाव के लिए बने सभी नियमों का पालन करने की अपील करते हैं, जिसका असर भी देखने मिल रहा है। हम भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बीमारी को हकीकत में समझो और इससे हम सबको लड़ना है, इससे बचना है। इसके जो नुकसान हैं वो सब बड़े पैमाने पर होंगे, हम सब इससे सेफ रहेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। शुरू में हमने एक टीम स्टार्ट की 10 मौलवियों की। हमने देखा कि भाई ये जब जाकर बोलते थे, जो ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग थे वो उनसे ज़्यादा मुखातिब हो रहे थे कि नहीं ये आप, क्योंकि उनके पीछे वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी बात को वो ज़्यादा अहमियत देकर उसको उसमें सच्चाई उन्हें समझ आ रही थी। और फिर आहिस्ते आहिस्ते एक चर्निंग प्रोसेस हुआ, लोगों में अवेयरनेस शुरू हुआ। कुछ महीने पहले कोरोना की वजह से कोई भी व्यक्ति धारावी में आने को तैयार नहीं था, लेकिन लोगों के सहयोग की वजह से चीज़ें सुधरी और अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब भी ज़रूर कई परेशानियाँ बरकरार हैं, लेकिन लोगों को भरोसा है कि एक दूसरे के सहयोग से वो सारी परेशानियों को इसी तरह से दूर कर देंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो त्यौहार शुरू हो गए हैं, त्योहारों का मौसम आ गया है और जयपुर के मिठाई बाजार में अभी भी सन्नाटा है। मिठाई बाजार फीका है। कोरोना की वजह से लोग बाजार से मिठाई खरीदने से डर रहे हैं, इसलिए कारोबार मंदा है। आमतौर पर साल के इन दिनों में मिठाई की दुकानें सामान और ग्राहकों से भरी रहती थी, लेकिन इस दफ़ा हर तरफ सन्नाटा है। हरि मिष्ठान भंडार जयपुर के हवा महल के पास इस मिठाई की दुकान पे न सिर्फ पर्यटकों लेकिन शहर के खरीदारों का भी जमावड़ा रहता था। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार मिठाइयों की दुकानों पे पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही है।
80 साल पुरानी ये दुकान प्रदीप जोटवानी को विरासत में मिली है। उनका कहना है कि कोरोना के चलते खरीदार कम है और उन्होंने करीब 30% काम कम कर दिया है। 1 जून को शॉप ओपनिंग की थी, उसके बाद से तो मार्केट बिल्कुल डाउन है। टूरिस्ट है नहीं, लोग बाहर निकलने नहीं है, क्योंकि लोगों में अभी दहशत है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोई इसका इलाज ही नहीं है। अभी तो सिर्फ जो हमने ये फेस पे लगा रखा मास्क, यही एक तरह से दवाई है, यही वैक्सीन है। तो टोटल आपका जो प्रोडक्शन है उसमें आपने कितना कम किया है? बहुत कम किया, मतलब 30% किया कम। 30% बिल्कुल कम किया। जयपुर के मिठाई की दुकानों में खासियत यह है कि आज भी मिठाई हाथ से बनती है, लेकिन खरीदार कम है और ऐसे में मिठाई की दुकानों पे काम करने वाले हलवाइयों के भी धंधे पे असर पड़ा है। जहां रोज 5 से 7 हलवाई लगाए जाते थे, वहां 3 या 4 से काम चल रहा है और उन्हें भी हर रोज रोजगार नहीं मिलता है। नवरात्रों में मंदिरों में मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे के घर जाना, शगुन की मिठाइयाँ खरीदना और बाहर खाना खाना, इस सब पे कोरोना के डर ने पाबंदी लगा दी है। सेल तो कम है ही, बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है सेल तो अभी मंदिर वगैरह कुछ नहीं खुले तो नवरात्रों में प्रसाद नहीं बढ़ता और बाकी लेबर नहीं है लोगों के पास, लेबर गांव गई हुई है तो कोई भी दिवाली पे मिठाई बांटने की कोई उम्मीद लग नहीं रही, तो इस वजह से अभी सेल कम ही है। लास्ट ईयर से तो बहुत कम है मैम, लास्ट ईयर 50%। कोरोना का डर है लोगों में कि कहीं से बाहर से कोई भी चीज़ें नहीं ली जाए। कोरोना की वजह से काफ़ी लोग हैं जो परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं। जितना पॉसिबल हो कि घर पे ही बनाए, घर पे ही खाएं। कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं खा रहे। जी जी। जहां मिठाइयाँ एक के ऊपर एक भरी रहती थी, वहां अब जगह खाली है। धंधा तो चलाना है, लेकिन कोरोना के चलते त्योहार के सीजन में मिठास कुछ कम जरूर हो गई है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।